नमस्कार, मेरा नाम नमन है और आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार की राजनीति पूरी तरह से फिल्मी हो गई है। ऐसा नहीं है, बिहार की राजनीति पहले से ही फिल्मी थी, लेकिन चुनाव को लेकर जिस तरह से कोरोना का विस्फोट हुआ है और कोरोना के इस संशय में चुनाव होने जा रहा है, सारे राजनीतिक दल अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को देख तो रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, प्रैक्टिकल डिस्टेंसिंग, इनकी वजह से मुलाकातें बहुत नहीं हो पा रही हैं। और कितना फ़ोन पर किसी से बात कीजिएगा। सारे राजनीतिक हैं, सभी का अपना अपना दिनचर्या है, बहुत व्यस्तता होती है। ऐसे में मीटिंग्स नहीं हो पाना दोनों गठबंधनों पर बड़ा भारी पड़ रहा है। लेकिन होता क्या है, ऐसी परिस्थितियों में राजनीतिज्ञ जो बात कहते हैं वो या तो आप मीडिया के माध्यम से सुन सकते हैं, या मीडिया वो काम करती है कि तेजस्वी यादव की बातों को चिराग तक ले जाएगी, चिराग की बातों को नीतीश तक ले जाएगी, नीतीश की बातों को मांझी तक ले जाएगी और मांझी की बातों को भाजपा तक ले जाएगी। ये काम कहीं ना कहीं मीडिया को होता है, लेकिन हर जगह ह्रास का नियम काम करता है। यानी अगर मैं आपको कोई बात बोलूं, वो बात आप एग्जैक्टली आगे पहुंचाएं अक्षरशः, ये कोई ज़रूरी नहीं है। उन बातों में थोड़ी सी शब्दों के हेरफेर की वजह से या भूल जाने की वजह से या भूलवश परिस्थितियां बदल जाती हैं, बयानों का मायने बदल जाता है, संदर्भ बदल जाता है, और इसकी वजह से जो मैसेंजर है उसकी गलती की वजह से जो फाइनल पॉइंट होता है, यानी कि जिस व्यक्ति तक मैसेज पहुंचाना होता है वहां तक मैसेज गलत पहुंच जाता है। अब उसकी वजह से रिएक्शन गलत आता है, और उस रिएक्शन को वापस पहुंचाते समय भी अगर वही गलती की जाए तो फिर दोनों तरफ से तीर तलवार चलने लगते हैं। अब महागठबंधन की परिस्थिति, अब इसमें गलती हालांकि मैसेंजर की नहीं है। आप अगर एक राजनीतिक दल है और आप एक गठबंधन बनाते हैं कई दलों के साथ में, तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप मीडिया के माध्यम से या किसी मैसेंजर के माध्यम से बातचीत न करें। आप सीधा संवाद स्थापित करें अपने गठबंधन के घटक दलों के साथ। यही काम संगठन के साथ भी होना चाहिए। संगठन में भी अगर सबकी बात सुनिएगा तो संगठन मजबूत रहेगा, नहीं सुनिएगा तो संगठन कमजोर हो जाएगा। अब महागठबंधन तो कई महत्वाकांक्षी लोगों का समूह है, तो ऐसे में तो खटपट होना लाजमी है। आज परिस्थिति यह है कि महागठबंधन में कौन सा दल है, कौन सा दल नहीं है, इसको लेकर ज़बरदस्त संशय है। बिहार के बड़े से बड़े राजनीतिक विश्लेषक ये बात नहीं बता सकते हैं कि महागठबंधन का अंतिम स्वरूप क्या है और क्या होगा। ऐसी परिस्थिति में एक नेता के तौर पर, खासतौर पर वो नेता जो कि सत्ता का सुख नहीं भोगा हो काफ़ी दिनों तक, बड़ा आसान है उसके लिए टूट जाना, बड़ा आसान है उसके लिए सब कुछ खो देना। और ऐसा ही कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ हो रहा है। एक तरफ महागठबंधन के दल बाहर भागने की धमकी दे रहे हैं, भाग भी रहे हैं, दूसरी तरफ पार्टी में एक बड़ी टूट हुई है, एमएलसी का एक बड़ा झुंड भागा है छोड़कर, राबड़ी देवी की कुर्सी कहीं ना कहीं हिल रही है, रघुवंश प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया है, और इसके बाद भोजपुर से का खबर आई है कि कहीं ना कहीं जो एक विधायक के भाई हैं जो कि भोजपुर में राजद की कलम ढो रहे थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। अब चारों तरफ से इस तरह से घिरने के बाद तेजस्वी यादव का कहीं ना कहीं मनोबल कम होना बड़ा लाजमी सा है। वैसे भी राजनीतिक रूप से तेजस्वी की उम्र ही कितनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने हुनर और फन में वो बड़े माहिर हैं। जिस तरीके से अलग अलग मंचों का उपयोग करते हैं, शब्दों का चयन करते हैं, ये साबित है कि कहीं ना कहीं लालू यादव के वंशज हैं, और लालू यादव के वंशज हैं तो राजनीति तो डे नाइट जो कहा जा सकता है ना कि लंच डिनर और ब्रेकफास्ट है उनके लिए। लेकिन इसके बावजूद एक नई ऐसी पारी उन्होंने खेल दी है, एक ऐसे दावपेच ला दिया है जिसकी वजह से ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है। और ये खबर आपको लग गई होगी कि तेजस्वी यादव ने गुरुवार को शाम में अपने कार्यकर्ताओं के जमावड़े के बीच लोगों से बात करते हुए, जब मीडिया के कैमरे चालू थे, एक शब्द का प्रयोग किया, माफ़ी। उन्होंने माफ़ी मांगी है, और माफ़ी किससे मांगी है? ये पूरे बिहार के लिए, ये महागठबंधन के दलों के साथ भी हो सकता है, ये उस हर व्यक्ति को संबोधन था जो तेजस्वी यादव को उस समय सुन रहा था, या आगे चल के जिससे तेजस्वी यादव के रास्ते टकरा सकते हैं राजनीतिक तौर पर। आप उनके वोटर हो सकते हैं, आप उनके क्रिटिक हो सकते हैं, आप उनके विरोधी हो सकते हैं, आप उनके सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन आप सभी से उन्होंने माफ़ी मांग ली है। उन्होंने माफ़ी किस बात की मांगी है? 15 साल बिहार में नीतीश कुमार के अलावा एक और व्यक्ति का शासन था, और वो थे लालू प्रसाद यादव। राजद के इस 15 साल के शासन को नीतीश कुमार ने इतनी बुरी तरह से दिखाया था कि जनता ने नीतीश कुमार को एक्सेप्ट कर लिया था। हालांकि नीतीश कुमार के साथ जो जनता का हनीमून पीरियड था ये बड़ा बढ़िया था,
लेकिन बाद में धीरे धीरे नीतीश कुमार जैसे दूसरी बार आए, तीसरी बार आए, तो जनता का इनसे भी मोह भंग होने लगा। अब तेजस्वी यादव को जनता भी कहीं ना कहीं मौका देना चाहती है। एक युवा के तौर पर, एक नए नेता के तौर पर, एक नए चेहरे के तौर पर उन्हें मौका मिल सकता है। लेकिन उनके साथ सबसे बड़ा घाटा क्या है? सबसे बड़ा घाटा भी उनका वही है जो सबसे बड़ा उनका हथियार है कि वो लालू के पुत्र हैं। और लालू के पुत्र हैं समाजवाद और MY समीकरण और दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित सभी का उनके साथ कहीं ना कहीं सहानुभूति है। लेकिन लालू प्रसाद यादव जेल में क्यों है? क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया था और भ्रष्टाचार की वजह से वो जेल में है। और इसी कारण से उन पर आरोप भी लगता है कि तेजस्वी यादव एक भ्रष्टाचारी नेता के पुत्र हैं। यही हवाला देते हुए नीतीश कुमार ने 2017 में राजद से अपने रिश्ते भी तोड़ लिए थे और महागठबंधन भी तोड़ दिया था। तो आखिर तेजस्वी यादव पर जो आरोप हैं, इन आरोपों को लेकर खुले मंच से अगर वो कहते हैं कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, अगर 15 साल के लालू यादव के कार्यकाल में कोई अगर भूल हुई हो तो उसके लिए आप माफ़ कर सकते हैं। समय अलग था, परिस्थितियां अलग थीं, रिसोर्सेस अलग थे। बिहार को हम जैसे चला सकते थे, हमारे पिता ने चलाया था। उस समय बिहार की सबसे बड़ी विडंबना ये थी, और ये वास्तविकता है कि बिहार में सरकार जिसकी भी होती थी उसके उलट सरकार हमेशा वहाँ केंद्र में बनती थी। और लालू यादव के साथ ये शुरू से रहा है। हालांकि नीतीश कुमार ने यह भी भ्रम भी तोड़ दिया कि अगर केंद्र और राज्य में दोनों जगह पे एक सरकार हो तभी बिहार में विकास होने वाला नहीं है। लेकिन ये विडंबना है कि जब भी लालू यादव सरकार में थे हमेशा केंद्र में किसी और की सरकार रही थी। ब्रीफली कांग्रेस के साथ उनका लगा हुआ था, जिस दौरान रेल मंत्री वो बने थे, लेकिन उस समय बिहार में नीतीश कुमार थे। तो आप समझ सकते हैं सीधे तौर पर अपने पिता के कार्यकाल के लिए, अपनी माँ के कार्यकाल के लिए जो शासन था बिहार का 15 साल का, जिसे जंगल राज तथाकथित तौर पर बहुत सारे नेता कहते हैं, उसके लिए भी उन्होंने माफ़ी मांग ली। हालांकि जगदानंद सिंह से हमने बात की थी तो हमने आपको सुनाया था कि कैसे उन्होंने आंकड़ों के तहत बताया था कि वो जंगल राज नहीं था, बल्कि ये जो वर्तमान में चल रहा है ये जंगल राज है। क्योंकि सबसे ज़्यादा पलायन इस समय हो रहा है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस समय है, सबसे ज़्यादा लोगों तक जो कहा सकता है अपराधियों की पहुंच आसानी से है। एक छोटा सा महत्वाकांक्षी परियोजना नीतीश कुमार की शराबबंदी है, उसकी भी कलई ऐसे खुल गई है कि अब इस किस गली में शराब बिक रहा है, कहाँ बिक रहा है, ये सबको मालूम हो गया है। लेकिन फिर भी सरकार चाह कर भी इस पर रोक नहीं लगा पा रही है। और इन्हीं सभी परिस्थितियों के चलते आज तेजस्वी यादव को फिर से मौका मिल गया है वापस सत्ता में आने का। लेकिन बात यही है कि कहीं ना कहीं जब भी तेजस्वी किसी मंच पर मौजूद होते हैं तो उनको कहा जाता है 15 वर्सेस 15 में लड़ लीजिए। अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के 15 साल में जनता का उनसे मोह भंग हुआ है, लेकिन बिहार में कोई भी व्यक्ति भूल नहीं पाया है कि जब अखबारों के फ्रंट पेज पर अपहरण की बड़ी बड़ी खबरें छपती थी, आज तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ा ग्रहण, सबसे बड़ा बैगेज वही अखबार और उनकी वो जो तस्वीरें थी वो बन गई हैं। कहीं ना कहीं इससे कैरेक्टर मलिन होता है RJD का भी। लेकिन लालू यादव की बात अगर हम करें तो लालू यादव ने जिस तरह से बिहार को चलाया था, तेजस्वी यादव का कहना है कि उस दौरान रिसोर्सेस इतने कम थे। हालांकि आज भी रिसोर्सेस की बात अगर हम करें तो हाल ही में सुशील मोदी जी ने इस वक्त 2020 के समय में भी ये कहीं ना कहीं ये बोल दिया है कि बिहार में रिसोर्सेस नहीं है। आप समझ सकते हैं जब रिसोर्सेस अभी नहीं है तो तब तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। ये सत्यापित करते हैं बातें। खुद सत्ता पक्ष कहता है कि आज रिसोर्सेस नहीं है तो मतलब उस समय भी नहीं होंगे। और ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दाव तो खेल ही दिया है। जनता से आज तक किसी भी राजनीतिज्ञ ने इस तरह से खुलकर माफ़ी नहीं मांगी है, और ख़ास तौर पे उन कार्यों के लिए जो उसने नहीं की है, उनके पिता ने की है या उनके पिता के कार्यकाल में हुई हैं। ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने एक और ऐसा रास्ता खोज लिया है जिसे जनता के दिल में अपने लिए वो ब्राउनी पॉइंट्स इकट्ठे कर सकते हैं। लेकिन ये सब बातें कहनी क्यों पड़ रही हैं? क्योंकि आपको पता होगा जैसे ही राजद कोई भी नया पोस्टर जारी करती है नीतीश कुमार की खामियां निकालते हुए, वैसे ही नीतीश कुमार 15 साल पुरानी बातें जो राजद कार्यकाल की थी उनसे कंपेयर करके सामने रख देते हैं। निखिल कुमार को तो परमानेंट काम दिया हुआ है, जो कि बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, पूर्व में प्रवक्ता रहे थे जदयू के, लेकिन उनका काम ही है वो परमानेंट नीतीश कुमार माफ़ कीजिएगा वो तेजस्वी यादव और उनके परिवार के सदस्यों की कलई खोलते रहते हैं भ्रष्टाचार की।
कुछ दिनों पहले ही उन्होंने भ्रष्टाचार की एक लंबी चौड़ी सूची भी लगा दी थी। कैसे तरुण यादव कौन है आपको याद होगा, उन्होंने सवाल पूछा था। कैसे लालू यादव ने भ्रष्टाचार किए हैं इसका खुलासा उन्होंने किया था। कैसे लोगों की ज़मीन हथियाकर उन्होंने नौकरी देने का वादा किया और कई लोगों की ज़मीन, अपने आसपास के अपने भाइयों की भी ज़मीन उन्होंने रख ली थी। ये सारी बातें निखिल कुमार ने, माफ़ कीजिएगा, नीरज कुमार ने सामने आकर खोली थी। इसके बाद भाजपा के निखिल कुमार ने भी ये बात कह दी थी कि कहीं ना कहीं जिस तरह से लालू यादव का शासनकाल था उससे अलग हट के कुछ नहीं होने वाला है। आज जिस तरह से बड़े बड़े उद्योगपतियों को मौका मिल रहा है राजद में जुड़ने का, ये साबित हो रहा है कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में बिहार को ये अपने हिसाब से जैसे एक बार इंडस्ट्री बना था अपहरण का, उसी तरह से चलाने का प्रयास करेंगे। और इसीलिए कहीं ना कहीं इन बातों पर हमला करने के लिए, इन बातों को स्पेसिफाई करने के लिए तेजस्वी यादव ने ये साफ तौर पे जनता के सामने आकर बोल दिया है कि अगर हमसे कोई भूल हुई है तो हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में बिहार को आपको किसके हाथ में देना है, अपराध के मुद्दे पर कौन अच्छा काम कर सकता है, पलायन के मुद्दे पर कौन सबसे ज़्यादा बात कर रहा है, उद्योग को लेकर आपको पता ही होगा तेजस्वी यादव ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसके बाद ट्विटर पे ज़बरदस्त बिहार में इंडस्ट्रीज़ को लेकर ट्विटर का एक कैंपेन शुरू हो गया था और कई लाख लोगों ने उसमें शामिल होकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी। और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने इस बात को सराहा था कि तेजस्वी यादव जो करना प्रयास कर रहे हैं ये सराहनीय है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार की जो राजनीति नई बदल रही है, युवाओं का इसमें बड़ा समावेश हो गया है, तो एक नई अच्छी चीज़ देखने को मिली है कि तेजस्वी यादव इस बात से भी कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखते हैं कि अगर राजनीतिज्ञ हैं, कोई गलती होती है तो माफ़ी भी मांग सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में बिहार की राजनीति के लिए एक अच्छी बात होगी। लेकिन सवाल तो खड़ा होता है कि जब तेजस्वी यादव अपने पिता के कार्यकाल के लिए माफ़ी मांगते हैं तो क्या नीतीश कुमार को मुजफ्फरपुर कांड के लिए, पटना के डूब जाने के लिए, सृजन घोटाले के लिए, इन शराबबंदी के फेल हो जाने के लिए, अपराध के बढ़ जाने के चलते, और जिस तरह से बाढ़ से बार बार बिहार डूबता आया है, इतने सारे पलायन करके लोग यहाँ से वहाँ चले जा रहे हैं, रोज़गार नहीं मिल रहा है 15 साल के बावजूद, और आज कोरोना का जिस तरह से विस्फोट हो रहा है और बिहार में रोक नहीं पा रहे हैं नीतीश कुमार के, इसके लिए उनको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। अब आने वाले समय में तेजस्वी यादव अपने इस स्टैंड से नीतीश कुमार को इन्हीं सब बातों पर घेर कर माफ़ी मंगवाएंगे। बने न्यूज़ बिहार पर इसी तरह से खबरें लगातार जारी रहेंगी, अंदर की खबरें आपको बताते रहेंगे। और पंचनामा आज का बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए पंचनामा जरूर देखिएगा। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।